आज हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करने के लिए आए हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। मैं ऋतिक जायसवाल एक्सपेंसिव एकेडमी से आप लोगों के लिए आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक और लॉ लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात आज मैं करने आया हूँ। कहते हैं कि एक एक्टर भी क्या खूब कमाल कर गया, कि उसने एक खोज कांस्टेंट प्रोपोर्शन की एक खोज ही कर डाली। देखो क्या खोज कर डाली, खोज इसमें ये कर डाली कि भाई एक एक्टर थे, जो इसके साइंटिस्ट हुए वो एक एक्टर हुए, वो एक्टर भी रह चुके। उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की एक खोज कर डाली। बहुत बड़ा लॉ ये माना जाता है केमिस्ट्री में, और वो बहुत ही बड़े केमिस्ट भी रह चुके हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, जोसेफ फ्रॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दिया, जो कि एक एक्टर के रूप में भी अपना रोल निभा चुके हैं। उसके बाद वो केमिस्ट बने तो उसने तबाही मचा दिया केमिस्ट बन के। मतलब कह सकते हो कि एक एक्टर क्या खूब उसमें मतलब हीरा चमकता हुआ। ऐसा नहीं, एक्टिंग में एक से एक हीरे हैं जो बहुत ही नॉलेज कह सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया, जिसका नाम यही हुआ। उसमें इन्होंने क्या कहा, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन में क्या हुआ। लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन में ये हुआ कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट है, वह एक डिफिनिट मास पर होगा, उसकी एक डिफिनिट अपनी क्वांटिटी होगी, उसी में वो होगा और उसकी एक डिफिनिट वैल्यू आएगी। जैसे मैं कोई भी बात कर लूँ, जैसे मैं वाटर की बात कर लेता हूँ। वाटर में होता क्या है, देखो वाटर में होता है हमारा H2 मॉलिक्यूल्स और O मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में क्या मतलब समझा सकते हो। हाइड्रोजन देखो हमारा, ये जानते हो कि ये 2 के प्रोपोर्शन में है, और ये हमारा कितना है, ये 16 है। इसका रखा मैंने मास, इसका टोटल मास ऑक्सीजन का 16, इसका 2 रखा। ठीक है, इसका मैंने क्या देखा कि इस H2O मॉलिक्यूल्स का एक प्योर वाटर लेंगे हम लोग। एक बात ये भी ध्यान रखना इसमें कि हम लोग एक प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर लेकर चलेंगे। अब प्योर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। एकदम प्योरली वाटर लेंगे और उसको देखेंगे रेशियो, किसमें रेशियो आ रहा है, 2:16। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 में। इस तरह हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये किसके, 9 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 9 ग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ। 9 जब हमारे पास है तब हमारा ये रेशियो 1:8 में हुआ हमारा सिंप्लीफाई। एक प्योर वाटर के लिए ये कहा गया है। प्योर वाटर की बात जैसे आ गई तो मैं जैसे एक बताता हूँ, जैसे मैं D2O, आपने सुना होगा, D क्या है यहाँ पर, एक इसी का ही हाइड्रोजन का ही पार्ट होता है जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम। एक इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के 3 पार्ट्स हमारे हाइड्रोजन के होते हैं, उसमें एक ड्यूटेरियम का। ये हमारा इसको हम कौन सा वाटर, इसको वाटर नहीं सिंपली कहते, इसको हम लोग सिंपली यूज करते हैं, इसका नाम हैवी वाटर। कौन सा वाटर, हैवी वाटर। हैवी वाटर के रूप में इसका नाम हम लोग यूज करते हैं, इसको हैवी वाटर कहते हैं, इसको हैवी वाटर कहते हैं। और इसका जो होता है ना, इसका देखो क्वांटिटी का, ये हमारा लिखा जाता है कि ये 18 म्यू के उसमें प्रेजेंट रहता है, पर ये हमारा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 यू के प्रेजेंट होता है, 20 यू के अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होता है। ये हमारे नेट वेट के एग्जाम जैसे आप लोग देंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे ये सब पूछे जाते हैं। ये कंप्लीटली 20 ने कुछ पॉइंट्स में होता है, 20 पॉइंट्स ऐसे अप्रॉक्सीमेटली, ये भी 18 पॉइंट्स कुछ होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी की बात में कर रहा था कि मैं हैवी वाटर नहीं, मैंने एक सिंपली एक प्योर वाटर लिया, उसके बारे में यहाँ पर डिफिनिट प्रोपोर्शन हमें दिया गया क्या कि ये हमारा 1:8 में कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रेजेंट होगा तो ये 1:8 की मात्रा में प्रेजेंट होगा। पर ड्यूटेरियम का हमने देखा, जो ड्यूटेरियम लिया हमने उसका हैवी वाटर कहा जाता है, उसके पूरे मॉलिक्यूल्स को, उसको प्योर वाटर नहीं कह सकते, ये एक हैवी वाटर है। ठीक है, तो इसका 20 के अप्रॉक्सीमेटली होता है हमारा, 20 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये होता है। तो मैंने क्या देखा, इसका मास देखो 2 ग्राम था, इसका 16, 1:8 में आया। तो मतलब क्या है, मतलब ये कहने का है कि एक देखो डिफिनिट प्रोपोर्शन में हमारा ये सब प्रेजेंट है, एक डिफिनिट क्वांटिटी, ये नहीं है इसको 50 इसको 60 ऐसे नहीं लिया, एक डिफिनिट क्वांटिटी में, मतलब 1:8 में जहां भी होगा 1:8 की प्रेजेंस में ये उपस्थित होगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो इसको मैंने बताया पहले कि इसको किसने डिफाइन किया या किसने, इसके जो साइंटिस्ट हुए उनका नाम था जोसेफ फ्रॉस्ट, और वो एक हमारे एक्टर कह सकते हो, क्या सकते हो, एक्टर ही हुए हमारे। वो पहले एक्टर थे, उसके बाद वो एक केमिस्ट बने और उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का थ्योरी एक्सप्लेन किया
कि हम लोग प्योर वाटर के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर किसका हैवी वाटर के केस में देखो 18 से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली इसका 18 20 पॉइंट कुछ होता है, इसका भी 18 पॉइंट कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसको पॉइंट में भी डिफाइन किया जाता है। तो इतनी सी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? डिफिनेशन कहती क्या है का एक केमिकल कंपाउंड केमिकल कंपाउंड नो मैटर, लिखते चलिएगा साथ में, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स, मतलब कहने का है कि एक केमिकल कंपाउंड है, नो मैटर, उसमें कोई ये मैटर या मतलब कोई मैटर, उसमें मैं कोई मैटर की बात नहीं कर रहा हूं कि वो किस सोर्स से वो ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, विच सोर्स इट कैन ऑब्टेन्ड, मतलब जो मैंने अभी बात कही वही से लिया, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट कैन ऑब्टेन, आगे लिखेंगे ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। समझे मतलब जो एक हमारा कह सकते हो जो हमेशा हमारा कंटेन करेगा वो क्या कंटेन करेगा, एक सेम एलिमेंट और साथ में एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा। अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट कैन बी ऑब्टेन्ड, कर लो, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट टुगेदर in a definite proportion, वह एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया, वाटर मॉलिक्यूल 1:8 में मैंने इसको डिफाइन किया था कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर क्यों लिया गया, ड्यूटेरियम का बात की गई, D2O की वहाँ पे मतलब लिया गया था, तो इन सब की बात की गई थी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बस इतना ही बात कहती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी के बेसिस से हम लोग जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में कैसे इसके सॉल्व किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इसको नोट कर लीजिए जरा, फिर मैं बताऊं। चलिए बताते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आज सिर्फ इतना ही टॉपिक, इसी की न्यूमेरिकल्स पहले करिए, उसके बाद फिर आगे थ्योरीज जो आती है, डाल्टन थ्योरी आती है, बहुत सी थ्योरीज आती है, तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, हम लोग देख रहे हैं क्या कि इन अ एक्सपेरिमेंट, मेरे पास लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल देखा मैंने, मुझे लगा अच्छा है तो मुझे सॉल्व कराना चाहिए, मैंने ये सोचा। तो 5.0 ग्राम है क्या कि ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, 5 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया। ऑन हीटिंग, उसको हीट किया गया है, ये उसने दिया क्या, दिया 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिया, और उसके बाद एंड 2.2 ग्राम ऑफ 2.2 ग्राम दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, CO2 को, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है। सो दैट these results are in accordance
accordance are in accordance to the law of conservation of mass, to the law of conservation of mass। देखो ये डिफिनिट प्रोपोर्शन में किया गया, देखो किसी भी एलिमेंट को डिफिनिट प्रोपोर्शन में लिया गया तो हमारा वहां पर क्या होल्ड कर रहा है, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स हमारा वहां पर क्या बना रहा था, H2 प्लस O2 के या कह सकते हो रूप में बन रहा था, तो डिफिनिट प्रोपोर्शन है, यहाँ भी 18 ग्राम है तो यहाँ भी 18 ग्राम, मतलब लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड करेगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कि देखो हमें पास दिया क्या। पहली बात कि हम लोग लिख ले कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, हीट करेंगे। देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकलता होता है, CaCO3 में Ca हो गया, O हो गया प्लस CO2 हो गया। ठीक है, इतनी बात इन्होंने कही। कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है, तो ये कितने ग्राम बताया गया, इन्होंने कहा कि ये 5.0 ग्राम था और कैल्शियम कार्बोनेट 2.8 ग्राम दिया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम दिया। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या फिर सिर्फ रिएक्टेंट भी लिख सकते थे। टोटल जो इसका मास दिया 5.0 ग्राम। अब देखो इतना समझ में आ रहा आप लोगों को, तो चलिए इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होगा। क्या वो अगर वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब देखो इन्होंने क्या कहा, सो डैट दीज रिजल्ट आर इन अकॉर्डेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था जिधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, इन दोनों का अगर मास सेम है ना अलग अलग, तो मानो क्या कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या देखेंगे, सॉरी प्रोडक्ट में है ना, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या देखेंगे कि ये 2.8 ग्राम और प्लस 2.2 ग्राम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 2 4 और 10, ठीक 5.0 ग्राम आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये 5.0 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड कर रहा है, क्योंकि जो 5.0 हमारा रिएक्टेंट और 5.0 हमारा प्रोडक्ट आया, तो इससे क्लियर होता है कि जो है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए मैं इतनी बात अब रखता हूँ यहाँ तक, तो और मैं अलग जो थ्योरी अभी डाल्टन थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा। और मैं डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो आई है इसके बाद कह सकते हो जो भी हो आपकी बुक में, मैं तो ये जानता नहीं हूँ, पर इसके बाद मैं डाल्टन थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने कि डाल्टन थ्योरी ने क्या कहा और उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे। ठीक है, उन्होंने उनके अंदर क्या खूबी थी कि उन्होंने डाल्टन थ्योरी दे दिया। तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा पहले इसके न्यूमेरिकल्स, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सर्च करके कहीं से भी निकाल के उसको इसी अकॉर्डेंस सॉल्व करें, और जो ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करिएगा और डेफिनेशन लिखा है उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।